गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ फर्स्ट चैप्टर आपने रिवाइज किया होगा, नोट तैयार किए होंगे। तो आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोल सकते हैं कि भी पृथ्वी के गर्भ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की लेयर देखने को मिलती हैं, क्या क्या जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भी कितनी गहराई तक हम जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पृथ्वी के गर्भ में देखने को मिलती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देखने का आज भी प्रयास करेंगे। और +1 की क्लास में आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी है तो ये चैप्टर वहाँ पर भी आपके पास है, तो डायग्राम के साथ यहाँ पर भी आपको मिलेगा और वहाँ पर भी आपके पास था। तो डायग्राम को ज़रूर रीड कीजिएगा, साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलो चलते हैं आज की क्लास में कि भी इंटीरियर की अगर बात करें तो ऊपरी भाग को जो हम हैं जो आँखों से देख सकते हैं पृथ्वी के, और आंतरिक भाग को हम आँखों से नहीं देख सकते। तो भूगर्भ के बारे में ज्ञान हमारा सीमित है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते। तो इस तरीके से भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान केवल हमें जो खदानें हैं, हमारी जो छेद हैं, गहरे पोल हमने कर रखे हैं, तो उनके माध्यम से हम देखते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी जो खान दक्षिण अफ्रीका में है, रॉबिन्सन गर्त सोना की खान है। यह 4 किलोमीटर से कुछ कम गहरी है, लगभग 4 किलोमीटर मान सकते हैं। तो तेल की खोज में आज तक हमने 12 किलोमीटर से अधिक गहराई तक हम नहीं गए हैं, तो यहाँ तक की जानकारी हमें काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों गहरी जो केंद्र हैं पृथ्वी की, जो लास्ट गहरा केंद्र अगर माने तो 6373 किलोमीटर की ज़्यादा है। तो भूपर पट्टी, इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं कि साफ हो जाता है कि प्रत्येक रूप में केवल भूपर पट्टी के ऊपरी भाग की जो धरातल के एकदम नीचे स्थित है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और ऊपरी भाग जो है खरोच जैसा है, जिसे निचले भाग की जानकारी परोक्ष रूप से वैज्ञानिकों का लिए सहारा लेना पड़ता है। तो आंतरिक भाग कैसा है, यह पूरा ठोस है या नहीं है, गैस के रूप में है या द्रव के रूप में है, अंदरूनी भाग में गैस से बना भी हो सकता है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, छोटे मोटे तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि भी 4 संकेंद्रीय परतें हमने बनाई हैं इसकी, और ऊपरी परत को जिसके हम भूपर पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। तो इसकी औसतन गहराई जो है वो क्या कितनी मानी हमने, 33 किलोमीटर। तो भूपृष्ठ की जो गहराई है वो 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक की गहराई की दूसरी परत जिसको हम मेंटल कहते हैं, और दोनों परतों के हिस्से ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के रूप में मानते हैं। तो ऊपरी मेंटल 400 किलोमीटर और सेकंड जो मेंटल का जो भाग है वो 400 से 650 किलोमीटर गहरे भाग का संक्रमण खंड माना जाता है। और 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र के भाग तक जो कोर जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है सेंटर पॉइंट तक का भाग। तो 3 पार्ट में हमने इसको बांट लिया, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। 2 पार्ट ये हो जाते हैं हमारे बेसिक, और उसके बाद जो मेन पार्ट है क्रस्ट है, मेंटल और कोर। तो तीनों पार्ट ये डायग्राम आपका दे रखा है, इससे हम समझ सकते हैं जो ऊपरी हिस्सा है वो क्रस्ट है, उसके बाद का बीच का जो हिस्सा है वो मेंटल है, उसके बाद सेंटर पॉइंट जो वो कोर है हमारा। तो इस तरीके से हम गहराई के अनुसार उसको डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। तो भूगर्भ को समझने के साधन जो हैं वो क्या है कि भी आंतरिक बनावट को समझने के लिए 3 प्रमुख भागों में इसको हमने बांटा है। एक तो अप्राकृतिक साधन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित और प्रकृति साधन कौन से हैं। तो अप्राकृतिक साधन जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है कि भी उनमें 3 प्रमुख भाग हमने बांटे। एक तो घनत्व, दबाव और तापमान। कि भी घनत्व पर आधारित जो प्रमाण हैं वो कि भी औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है। पृथ्वी का भार अपने आकार के जल पिंड के अनुसार 5.5 गुना अधिक माना जाता है। तो पिछली जो बिछी हुई परत है वो चट्टानी है,
इससे नीचे जो आग्नेय शैली बनी है उनके आधार पर हम इसको मान सकते हैं भी सामान्य तौर पर जो पृथ्वी का कोर है, अंतरम जो भाग है उसका घनत्व 11 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हम मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानी गई हैं क्योंकि हम वहाँ तक जा नहीं सकते और केंद्रीय भाग और कोड निकल और लोहे से बना हुआ माना जाता है। तो इन्हीं भारी वस्तुओं के आधार पर पृथ्वी की धातु के कारण ही पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हम मानते हैं। तो दबाव पर आधारित जो प्रमाण है वे किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र पर पड़ने वाला जो एयर प्रेशर है वो कितना है, उसके आधार पर हम इसको वेट कहते हैं। उसके बाद आपका जो दबाव का जो भाग है एक मत नहीं है, सब पृथ्वी के आंतरिक भाग का अधिकतम जो घनत्व है वो भारी परतों के आधार पर माना जाता है। अभी पृथ्वी के कोरोड का अधिकतम घनत्व वहाँ के दबाव के कारण है, क्योंकि लिक्विड में है और पृथ्वी का कोर धातु से बना है और इसी कारण से उसका जो घनत्व वो 11 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। उसके बाद तापमान पर आधारित अगर बात करें तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं पृथ्वी के गर्भ में तो गहरे खाने हैं, गहरे कुएँ हैं, तो उसमें क्या है वो गर्मी और तापमान बढ़ता रहता है, जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ भी काम करती हैं, रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं वो भी काम करते हैं, विघटनकारी भी कारण भी काम करते हैं। तो इस तरीके से इसी गणना के अनुसार धात्विक कोड का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं कि भाई जो कोर का जो भाग है उसका जो टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है और पृथ्वी के आंतरिक कोर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल सेंटर पॉइंट का वो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ये तरल भाग है, गैसीय अवस्था में है, तो इस कारण से वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि भी चट्टानों का गलनांक को थोड़ा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से तरल अवस्था न होकर ठोस अवस्था भी हो सकती है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ भी निश्चित प्रमाण नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि दबाव, तापमान और घनत्व के आधार पर हमने पृथ्वी की बनावट को निश्चित किया है, एकत्रित किए जा सकते हैं डाटा, क्योंकि आंतरिक तरल भाग कुछ दबाव, घनत्व घटने या तापमान बढ़ने के साथ तरल हो सकता है, जिसे ज्वालामुखी का गर्भ आविर्भाव भी हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी फटते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो हमारे सामने आए हैं कि भी भूगर्भ की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा उचित दिग्दर्शन नहीं करते। कुछ विद्वान भूगर्भ को ठोस, कुछ तरल और कुछ वायु मान रहे हैं, गैसीय भी मान रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक कांट की वायव्य जो राशि परिकल्पना है वो लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना से संबंधित है। चिम्बरलेन और मोल्टन की जो परिकल्पनाएं हैं वो ग्रहणु थी। तो इसके अनुसार क्या था भी पृथ्वी ठोस कणों पर आपस में जुड़े हुए हैं और केंद्र तक पूरी तरह से ठोस होनी चाहिए, तो उनका मानना क्या था, ठोस है। उसके बाद प्राकृतिक जो साधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो क्या करते हैं कि प्राकृतिक आंतरिक संरचना के सामने समझने के लिए 3 भागों में हमने बांटा। एक तो ज्वालामुखी उद्गार, उल्कापिंड और भूकंप विज्ञान। कि भी ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के भीतरी स्रोतों से मैग्मा जो निकलता है उनके तापमान, उनका दबाव का कारण, गलनांक, द्रव्यांक, तो उन चीज़ों के आधार पर हम इसको मान सकते हैं कि 50 किलोमीटर की गहराई से अधिक की गहराई चीज़ों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद उल्कापिंड हैं, सौरमंडल के सदस्य होने के कारण उल्कापिंडों की रचना जो है पृथ्वी के समान पाई जाती है। तो इस कारण से अनुमान लगा सकते हैं भी उल्कापिंड के समान प्याज की परतों की तरह से कितने परतें पाई जाती हैं और उल्कापिंड का निर्माण लोहे और निकल से प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है। तो पृथ्वी के भाग को भी हम इसी चीज़ का मानते हैं। तो भूकंप विज्ञान की अगर बात करें तो भूकंप विज्ञान एक शाखा है जो भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन करना, जो विश्लेषण करती है। तो इससे क्या है कि एकमात्र ऐसा स्रोत है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमें पता चलती है, क्योंकि अंदर के जो केंद्र है, मूल केंद्र जिसको हम भूकंप का बोलते हैं, उससे ये तरंगों का उद्गम होता है और उद्गम स्थल को ही हम क्या मानते हैं, भूकंप का केंद्र मानते हैं। तो वहाँ से जो जानकारी हमें देखने को मिलती है उन तरंगों के माध्यम से, वो 3 प्रकार की तरंगें आती हैं, जिसमें प्राथमिक हैं, गौण तरंगें हैं और दरातली तरंगें हैं। तो इन्हीं तरंगों के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि भी कौन कौन सी जो तरंगें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो भूकंपीय तरंगों का व्यवहार देखकर हम क्षेत्र में तेज और कम घनत्व वाले क्षेत्र को कम हो जाती हैं जो तरंगें, तो भूगर्भ की शैलों को बढ़ने भूकंपीय तरंगों के वेग में वृद्धि हो जाती है।
तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि भी अगर तरलीय भाग है तो भूकंपीय तरंगे कम स्पीड से चलेंगी, सॉलिड पार्ट है तो भूकंपीय तरंगे तेज गति से चलेंगी। तो इस तरीके से हम भूगर्भीय तरंगों को समझ सकते हैं भी केवल प्रामाणिक प्राथमिक तरंगे ही पी वेव की पृथ्वी के केंद्र से भाग से गुजर सकती हैं। गौण तरंगे जो हैं वो लिक्विड फॉर्म से भी नहीं गुजरती सकती और इसी कारण से 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद उन्हें दिखाया नहीं जाता, क्योंकि 2900 किलोमीटर के बाद हम मानते हैं कि भी लिक्विड फॉर्म में है तो वो वहाँ से नहीं गुजर सकती। उसके बाद धरातलीय तरंगे हैं, ये केवल धरातल पर ही चलती हैं, ठोस तरंगे पर नहीं। ये ठोस तरल और तीनों गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं। तो इसी तरीके से आते हैं कि भूगर्भ की संरचना के बारे में भूकंपीय तरंगों से जो जानकारी प्राप्त होती हैं वो है कि भी गुल्तनी ने भी कहा था कि भी भूकंप के वे चिराग हैं या दीपक हैं जो पृथ्वी की अंदरूनी बनावट को रोशन करते हैं, पृथ्वी की अंदरूनी बनावट को हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इन तरंगों को समझने के लिए हमें पृथ्वी की गहराई के बारे में जानकारी अवश्य लेनी पड़ती है। तो पृथ्वी के अंदर का घनत्व के बारे में हमें भिन्नता मिलती है इनके बारे में कि भी अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को हमें मिलता है। इसमें शैडो जोन है, भूकंप का जो केंद्र है, धात्विक कोड है जो सेंटर कोर जिसको हम मानते हैं, जिसका घनत्व 11 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और 20वीं सदी में पी और एस तरंग की भी 4 नई तरंगों का पता चला। पी और एस तरंगे जो हैं कम गति वाली होती हैं और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति इनकी मानी जाती है। पी और एस तरंगे 1923 में न्यूटन नामक स्थान पर आए भूकंप के दौरान मापी गई थी कि भी कुछ कमज़ोर तरंगे हैं, इसको नई तरंगों के रूप में स्थापित किया गया। तो इसी प्रकार से सिस्मोग्राफ द्वारा अंकित 6 प्रकार की तरंगे विकास का सीधा संबंध चट्टानों के घनत्व से जुड़ा हुआ होता है और विशेषज्ञ अब यह मानने लगे कि भूकंपीय तरंगे प्रत्येक युगम की गति से 3 प्रकार पर अंतर पड़ता है और यही अंतर के अनुसार तरंगे वर्गाकार हो जाती हैं कि भी सारी तरंगे किस तरीके से वर्गाकार आकार में चलती हैं। तो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि भी चट्टानों के घनत्व की भिन्नता के आधार पर भूगर्भ को मोटे तौर पर 4 परतों में हमने बांटा। एक तो ऊपरी परत है, ऊपरी परत क्रोएशिया तक पता चलता है कि भी ऊपरी परत ग्रेनाइट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं और इसको सेल भी हम कहते हैं, ठोस अवस्था में है, 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर का इसका घनत्व है, तो परतदार आवरण इसका पाया जाता है। दूसरी है मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत ट्यूरन ने बताया था कि भाई पी और एस भूकंपीय तरंग का पता चला और अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये तरंगे मध्यवर्ती भाग में संचरण करती हैं। उसके बाद निचली परत जो है वो 35 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर यहाँ पर पहुँच जाता है और इसमें भयंकर तापमान की चट्टानों में परिवर्तन होने लगते हैं और धरातल के 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाई जाती है। चौथा जो पार्ट है केंद्रीय भाग जिसको सेंट्रल पार्ट हम कहते हैं, 2900 किलोमीटर के बाद का, जिसकी एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, पी तरंगे ही प्रवेश करती हैं, तो उनका जो स्वरूप है वो वर्गाकार होने लगता है। तो अत्यधिक तापमान के कारण ये लचीली भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम इन तरंगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगला लेसन का जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, हम कल की क्लास में करेंगे। इनके समझिए, डायग्राम तैयार कीजिए, एक बार रीड करके नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।